My dear students and all my dear viewer, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Today I am going to describe one of the most important and famous poem of ISC syllabus, and the name of the poem is Crossing the Bar. Crossing the Bar has been written by Alfred Lord Tennyson, and particularly in this he has described about the reality of life. Alfred Lord Tennyson was one of the most prominent poets of Victorian age, and due to his poetic ability he became poet laureate in the period of Victoria, and the official poet. Apart from that, apart from the Crossing the Bar, he has written so many poems, and his most important poems are In Memoriam, Ulysses, Tithonus, etc. These poems are very famous, and on account of these poems he achieved a great name and fame. So far as this poem is concerned, Crossing the Bar is written actually just before the death, just 3 years before the death of the poet. The poem has been written in 1889 and the poet died in 1891, so just 3 years before his death. So once upon a time when he became very serious and the hope of his survival was a little, at that time he has written this poem. So actually इस पोएम में पोएट जो टाइटल दिया है उसका नाम है क्रॉसिंग द बार. यहाँ पर सबसे पहले बार क्या चीज़ है इसको समझना होगा. एक्चुअली बार का मतलब होता है समुद्र में जब वेव अपने साथ सैंड को बहा कर लाता है तो सैंड एक जगह पर जमा करते करते एक ऊंचा सा हो जाता है, उसको बार कहते हैं. तो यहाँ पर बार का मतलब है कि ज़िंदगी और मौत के बीच में एक दीवार, एक बार. तो मौत और ज़िंदगी के बीच में एक तरह से जो बाउंड्री है, जो प्रिवेंशन है, जो बार है, उसको यहाँ पर सेंट रिव्स है उससे कंपेयर किया गया है. यहाँ पर एक तरह से डेथ को कंपेयर किया गया है शिप के, यानी सैंडी बार को क्रॉस करना. जब कोई शिप सैंडी बार को क्रॉस करके ओशन में उतरता है, जैसे ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति अपने जीवन से उस बाधा को पार करके मौत के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है. तो यही चीज़ को लेकर पोएम ने यहाँ पर लिखा है. पोएम का जो टाइटल है वो काफ़ी मेटाफोरिकल है. चलो देखते हैं इसका लाइन क्या है. पोएम में 4 स्टेंजा है, चारों स्टेंजा 4-4 लाइन का है. चारों स्टेंजा में जो राइम पैटर्न है वो लगभग एक जैसा है, ए बी, और चारों में अलग अलग थीम को लेकर लिखा गया है. तो देखते हैं यहाँ पर जो पहला थीम है उसमें कॉल टू डेथ को बताया गया है. दूसरा का मेन चीज़ है होप फॉर ए स्मूथ जर्नी के बारे में लिखा हुआ है. तीसरा जो स्टेंजा है वो नो सैड फेयरवेल के बारे में लिखा हुआ है. और चौथा स्टेंजा जो है दैट इज़ अबाउट मीटिंग टू गॉड. सो दीज 4 स्टेंजाज आर देयर. तो लाइन पर आते हैं. एक एक लाइन में क्या कहता है पोएट. पोएट कहता है सनसेट एंड इवनिंग स्टार. सनसेट का मतलब यहाँ ओल्ड एज से है, और इवनिंग स्टार का मतलब है एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्टार जिसका नाम है हेस्पेरस. इसको एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कामनेस का स्टार माना जाता है. इसीलिए यहाँ पर पोएट कहता है सनसेट यानी ओल्ड एज आ गया. अब इवनिंग स्टार मतलब एकदम मैं शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण मूड में हूँ, मुझे अब कोई ज़िंदगी का कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं बहुत ही पीसफुल अपने आप को फील कर रहा हूँ. एंड वन क्लियर कॉल ऑफ मी, और मेरे सामने आता है एक क्लियर कॉल यानी ऊपर वाले की का बुलावा. एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग. तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो पोएट क्या सोचता है. पोएट कहता है देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार. मॉर्निंग ऑफ द बार का मतलब है लो मर्मर ऑफ द सी. मैं चाहता हूँ कि किसी तरह की मर्मरिंग ना हो समुद्र में, यानी किसी तरह की कोई आवाज़ ना हो समुद्र में. व्हेन आई पुट आउट टू सी, जब मैं अपनी यात्रा शुरू करूँ. अपनी यात्रा शुरू करने का मतलब है पोएट कहना चाहता है कि जब मेरी मौत हो तो मरने के बाद मेरी आत्मा की जो यात्रा हो उसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो. मैं पीसफुल मौत मरना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से मरना चाहता हूँ. फिर सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहता है बट सच ए टाइड एज मूविंग सिम्स स्लीप. टाइड तो होना चाहिए, टाइड जरूरी है, क्योंकि टाइड क्या करता है शिप को सेंट रिव से क्रॉस करके ओशन में जाने में सहायता करता है. सो मेरे मौत के बाद भी वो टाइड तो होना चाहिए, लेकिन वो टाइड कैसा होना चाहिए. सिम्स स्लीप, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, किसी तरह की कोई वेव्स की रोडिंग की आवाज़ नहीं होनी चाहिए.
व्हेन दैट विच ड्रू आउट फ्रॉम द बाउंडलेस डीप, जब मैं बाउंडलेस डीप यानी ओशन में मेरी यात्रा शुरू हो तो उस समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी वहाँ पर हमें नहीं होनी चाहिए। सो टर्न्स अगेन होम, टर्न्स अगेन होम का मतलब है जब मैं अपने घर की तरफ जाऊँ। घर का मतलब यहाँ पर हेवन से है। ये मानता है पोएट कि हम लोग हेवन से आए हैं, इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो ओरिजिनल होम की बात यहाँ पर है। फिर पोएम कहता है, पोएट अपने थर्ड स्टेंजा में कहता है ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल, ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल इज ऑल्सो रेफर टू ओल्ड एज एंड आफ्टर दैट द डार्क। पहले ओल्ड एज आता है और फिर क्या आ जाता है, डेथ। यहाँ पर डार्क का मतलब डेथ से है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। पोएट ये कहना चाहता है कि मेरी मौत पर किसी भी तरह का कोई सैडनेस न हो, यानी जब मेरी मौत हो तो कोई इस पर रोए नहीं, इस पर कोई बिलाप न करे। व्हेन आई इम्बार्क का मतलब है व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी, स्टार्ट माई जर्नी से जर्नी ऑफ द सोल का है। तो जब मेरी सोल, मेरी आत्मा इस दुनिया से दूसरे लोग के लिए अपनी यात्रा शुरू करे, उस समय किसी भी तरह का कोई सैड फेयरवेल यानी रोना धोना नहीं होनी चाहिए। पोएम के आखिरी स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है फॉर द फ्रॉम आउट आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड पीस द फ्लड में बियर मी फार। ये जो फ्लड है मतलब समुद्र है, ये मुझे इस दुनिया से बहुत दूर ले जाएगी। ये दुनिया जो टाइम एंड पीस से बंधी हुई है, बॉर्न मतलब बाउंड्री ऑफ टाइम एंड पीस, इस दुनिया में समय का बंधन है, इस दुनिया में जगह का बंधन है। तो टाइम और पीस वाली दुनिया से, टाइम और प्लेस वाली दुनिया से बहुत दूर ये समुद्र मुझे ले जाएगा। कितनी दूर, ओरिजिनल घर यानी स्वर्ग। और जहाँ पर जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो क्या होगा, आई होप टू सी माई पैलोट फेस टू फेस। तो वहाँ जो मेरा पैलोट है, पैलोट इज रेफर टू गॉड, तो जो पैलोट है वो उससे मेरी आमने सामने मुलाकात होगी, फेस टू फेस मेरी मुलाकात होगी। कब, व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, जब मैं इस बार को क्रॉस करूँगा, मीन्स व्हेन आई विल डाई। तो मेरे मरने के बाद जब मैं इस टाइम एंड बाउंड्री की दुनिया से बहुत दूर चला जाऊँगा, उस दुनिया में जाकर फेस टू फेस मुझे क्या होगा, मेरे पैलोट यानी गॉड से मेरी मुलाकात होगी। इस तरह से मैंने लाइन टू लाइन डिस्क्राइब कर दिया है। एक्चुअली ये पोएम के लास्ट में जो थीम हर पोएम में लिखा जाता है क्वेश्चन आंसर में, बच्चों के लिए ये एक तरह से बहुत ज़रूरी है लिखना। तो ये पोएम दो तरह के थीम पर लिखा गया है। इसका पहला थीम है फेथ इन गॉड, यानी गॉड में बिलीव। तो लॉर्ड टेनिसन ये दिखाना चाहता है कि उससे गॉड में पूरा बिलीव था और गॉड के बिलीव के साथ ही वो मरना चाहता है, क्योंकि इस एरा में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, यानी इस विक्टोरियन एज में कि गॉड में बिलीव किया जाए या न किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये गॉड में बिलीव करते हुए मरना चाहते हैं और इनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति गॉड में बिलीव करता है तो ऐसे कंडीशन में उसे एक मीनिंगफुल लाइफ लीड करने में उससे मदद मिलती है। दूसरा चीज़ ये होता है कि गॉड में जब आदमी बिलीव करता है तो उसे मौत से लड़ने की एक हिम्मत, एक ताकत और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दूसरा जो इसमें थीम है वो है लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब है कि जैसे कोई आदमी मरता है तो मरने के बाद इंसान का शरीर मरता है, इंसान की आत्मा नहीं मरती और वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। यानी ये कहें कि एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ मिलती है इस आत्मा को। इसका मतलब ये हुआ एक गेट टू अनदर लाइफ। तो एक तरह से मौत जो है एक गेट है दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का, एक दुनिया से बाहर निकलने का और दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का। एक तरह से क्या है ये, एक तरह से गेट है मौत। तो इस तरह से यानी इस दोनों थीम को लेकर पोएम लिखा गया है। इस तरह से मैंने इस पोएम के पूरे पार्ट को क्लियर कर दिया है और मुझे लगता है कि ये पोएम तुम्हें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका है, एक एक लाइन को तुम समझ चुके हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा वीडियो तुम्हें अर्लीस्ट पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।